नेपाली लोग खुद को ताकत और बुद्धि में सबसे ऊपर मानते हैं। ये समझना उचित भी है क्योंकि हम बिरबोर खालिस के वंशज हैं। विश्वगुरु महात्मा गौतम बुद्ध के भाई हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसके मस्तक पर कैलाश सुशोभित है, जहाँ विश्वगुरु के बच्चे जो 4 वेद और 18 पुराण लिखते हैं और दुनिया के ज्ञान के केंद्र में रहते हैं। हम नेपालियों ने अपनी एक रिपोर्ट में इस विश्व प्रसिद्ध पत्रिका को विश्व के सभी देशों की सूची में प्रथम स्थान पर रखा है और वो रिपोर्ट है दुनिया में सबसे कम इक वाला देश। आज हम उस देश का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसका एक दुनिया में सबसे कम है। यदि नेपाल का IQ स्कोर 78 है तो विश्व का औसत IQ 87 है। इस प्रकार नेपाल दुनिया में सबसे कम एक स्कोर वाला देश है। इन विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाओं द्वारा हमारे देश को दुनिया में सबसे कम IQ स्कोर वाला देश घोषित करने से यह सवाल उठता है कि हमें इन रिपोर्टों पर कितना भरोसा करना चाहिए। भले ही हमें यकीन न हो, लेकिन ये खबरें हमारी दुनिया को उलट पुलट कर रही हैं। अगर कोई हमारे एक स्कोर से ऊपर का प्रश्न पूछता है तो यह हमारी मृत्यु के बराबर है और इसे नजरअंदाज करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन भले ही ये रिपोर्ट प्रकाशित हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया हो, आप में से कई लोगों ने इसके बारे में पहली बार सुना होगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, ये बेशर्म नीति क्यों चल रही है? अब सबसे पहले बात करते हैं कि देश का औसत IQ कैसे पाया जाए। इसके लिए सरकार की नीतियों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अनुशासन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब बौद्धिक स्तर की बात आती है तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आज हम एक के इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। नेपाल में शिक्षा की शुरुआत 1854 में हुई क्योंकि उस समय अंग्रेजी पढ़ाई और नेपाल में अपनी शिक्षा प्रणाली शुरू की। वे विदेशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार तो बहुत अच्छे से नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इस पद्धति को कई विद्यालयों में फैलाया और हमारे गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जो सदियों से चली आ रही है। हम नेपालियों ने जो सबसे बड़ी गलती की है वह है गुरुकुल की शिक्षा संस्कृति को त्यागना, जो प्राचीन काल से सर्वोत्तम सिद्ध हुई है। हमारी पुरानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो विद्यार्थी जीवन को त्याग, तपस्या, अनुशासन और ध्यान से जोड़ती है, दुनिया की सबसे प्रभावी शिक्षा प्रणाली थी। गुरुकुल में विद्यार्थियों को जीवन में काम आने वाली सभी प्रकार की आकृतियाँ सिखाई जाती थी। विज्ञान का अध्ययन वेदों और शास्त्रों के माध्यम से किया जाता था। क्योंकि हमारे देश में औद्योगिकरण नहीं हुआ था, आधुनिक उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पास जो भी अत्याधुनिक तकनीक आई उसके सिद्धांत वेदों और शास्त्रों में पाए जाते हैं। परमाणु हथियारों की चेतना, क्वांटम कंप्यूटिंग की चेतना और ब्लैक होल से लेकर जलकुंभी तक के सभी वैज्ञानिक सिद्धांत हमारी बौद्धिक पुस्तकों में हजारों साल पहले ही संकलित हो चुके हैं और हमारे पूर्वज जिन्होंने गुरुकुल के माध्यम से ये शिक्षाएं प्राप्त की, स्वयं को विश्व गुरु कहलाने में सफल हुए हैं। हमारा लालची इतिहास और सबसे प्रभावशाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, इन दो चीजों का कोई दूसरा दुश्मन न होने के कारण हम हिंदू में एकता की कमी है। नेपाल का इतिहास आज 1768 से शुरू होता है जब नारायण साहा ने नेपाल एकीकरण अभियान चलाया और आज के भारत की कहानी शुरू होती है 1947 से जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। अगर हम 300 साल पहले की बात करें तो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर की सभी भूमि को भारत वर्षा कहा जाता था। भले ही आज इंडिया भारत का दूसरा नाम है, लेकिन वास्तव में भारतवर्ष का पूरा क्षेत्र ही भारत था। जबकि आज भारत के पास नेपाल की तुलना में अधिक भूमि क्षेत्र है। गुरुकुल भी भारत की तुलना में नेपाल के थोड़ा करीब थे। उस युग में जब कोई सीमा नहीं छूटी थी और नेपाल में 224 में और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पुराने राजाओं ने शासन किया था, हमारी बौद्धिक संस्कृति और सनातन संस्कृति पश्चिमी और मुगल शक्तियों के लिए आकर्षक थी। हमारी एकता के कारण ही विभिन्न कालखंडों में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं ने युद्ध जीते और शासन किया और इतिहास में पहली बार हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुई है। इतिहास के कालखंड में अलग अलग समय पर परधर्मियों यानी बाहरी लोगों ने अपनी अलग अलग शिक्षा प्रणालियां हम पर थोपी थी। हमारी अमूल्य गुरुकुल प्रणाली जो जीवन की किसी भी परिस्थिति को अनुकूल बना सकती है, जिसमें विज्ञान, वास्तुकला, साहित्य के विभिन्न विद्यालय हुआ करते थे, जहाँ से आप आयुर्वेद सीख सकते थे और किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते थे, जहाँ आप अनुसंधान और आविष्कार कर सकते थे। जब वो गुरुकुल हमारे पूर्वजों के युग में आया तो वह एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ केवल धर्म की शिक्षा दी जाती थी और केवल पुजारी तैयार किए जाते थे। और अब जब हमारे समय की बात आती है तो गुरुकुल संस्कृति लुप्त न हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार हमारे अत्यंत प्रभावशाली गुरुकुल, जिन विद्यालयों में हमने ऊपर अध्ययन किया, उन्हें हटाकर न तो हमारे प्राचीन और बौद्धिक ज्ञान को संयोजित करने का समय बना और न ही ये पूरी तरह से पश्चिमी देशों की तरह किसी शिक्षा प्रणाली पर आधारित रही। अब जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो पश्चिमी देशों की शिक्षा प्रणाली पर एक अच्छी नजर डालेंगे तो ये बहुत मददगार होगी। लेकिन अंतर यह है कि आज भी जहाँ हम बोर्ड परीक्षाओं और CDC के पुराने सिलेबस के इर्द गिर्द घूमते हैं, वहीं पूरी दुनिया में एक अलग तरह की शिक्षा की बहुत बड़ी चर्चा है और वह है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शब्द, जिसे आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना है, बिना किसी इंजीनियरिंग संकाय या डिग्री के सीखने की एक विधि है। ये शब्द विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सक्षम उपकरण या स्रोत को वांछित कार्य करने के लिए निर्देश देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। लेकिन सामान्य तौर पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको किसी भी काम को आसानी से करने के लिए आधुनिक और ट्रेंड आधारित टूल और
तरीकों का उपयोग करना सिखाती है। अब तक ये हमारी पीड़ा और हमारे घाव के बारे में है, और ये घाव उतना ही है जितना भी मारो। ये बदतर होता जा रहा है, इसलिए अब ये जरूरी है नेपाल को विश्व में सबसे निचले स्तर के विज्ञान वाला देश बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाओं की रिपोर्टों को स्वीकार कर हमें अपने देश की चिकित्सा बुद्धिमत्ता के स्तर को ऊपर उठाने की यात्रा में समर्थक बनना होगा। जिस प्रकार गणित में हमारा औसत स्कोर शिक्षा प्रणाली में किसी भी अन्य से अधिक है, उसी प्रकार हमारी बौद्धिक क्षमता में सुधार के लिए सबसे पहले हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। हमारी प्राचीन शिक्षण पद्धति आज के युग में भी बहुत उपयोगी है, इसलिए समान अनुशासन और संस्कृति के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना बहुत आवश्यक है। चिकित्सा पेशेवरों को गणितीय सूत्रों के रास्ते विज्ञान के आविष्कारों से जोड़ना आज आवश्यक है। हमारे देश के विश्वविद्यालय अपनी जगह ठीक हैं, यदि नहीं तो ये नेपाल के विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रक्रिया है। जब विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्र कमजोर स्थान पर रहते हैं और विश्वविद्यालय जाते हैं, तो औद्योगिक और वाणिज्यिक कारखानों की कमी के कारण विश्वविद्यालय होता है, वे व्यवसाय में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, फिर देश में कोई भी नया आविष्कार संभव नहीं है। सबकी नजरों से छिपाकर, और नेपाल दुनिया का सबसे कमजोर देश है, ये ध्यान में रखकर नेपाल के IQ के औसत स्कोर से बनाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तब तक जय नेपाल।